हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। रिसेंटली जो रेलवे की आंसर कीज आई है उनमें से हम लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन 2025 का ग्रेड 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी 2024 का सॉल्यूशन अभी चल रहा है और आज के क्लास में आरआरबी एएलपी 2025 का सीबीटी 1 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। इसमें 13 फरवरी 2026 का पहला शिफ्ट, 13 फरवरी को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 16 फरवरी के तीनों शिफ्ट, कुल मिला के 4 शिफ्ट के सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको स्किप कर दिया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल आसान है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर दोनों त्रिभुज का सेम है तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लेंगे, गुना ऊंचाई हमें निकालना है तो ऊंचाई को h लिखेंगे। ये हो गया एरिया। लेकिन ये जो दूसरा त्रिभुज का एरिया है वो कितना होगा, ये कह रहा है कि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल है 98, तो 98 का 2 गुना आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 14 से ये कट जाएगा 7 बार में, अब नहीं कटने वाला है। 2 दूना 4 सते 28 सेंटीमीटर जो है इसका ऊंचाई होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। एक साथ मिलकर वे इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। पारुल को अकेले सजावट का काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको इन तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं 3 लोग हैं, सोनल, सोनल को एसओ कर देते हैं, उसके बाद है पारुल पी और स्वीटी को एसडब्ल्यू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है कि ये जो सोनल है इसको पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। अब देख रहे हैं कि सोनल का टाइम इन दोनों से अलग अलग रिलेट करके ये दे रखा है। तो आप क्या करिए, ये 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 12, तो हम लोग सोनल के टाइम को ही मान लेंगे 12 यूनिट है। अगर सोनल का टाइम 12 है तो ये पारुल का कितना होगा, देखिए पारुल का 3 गुना है सोनल, तो सोनल का 1/3 होगा पारुल, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 आ गया पारुल का टाइम। अब स्वीटी की बात करें तो स्वीटी का 4 गुना है सोनल, तो सोनल का 1/4 होगा स्वीटी, तो 12 का 1/4 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा स्वीटी का टाइम। तो ये जो है आपके पास ये टाइम का रेशियो है। अब आप यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए 12 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 आएगा। तो ये जो है इफिशियंसी का रेशियो हमने निकाल लिया। अब निकाल लीजिए टोटल वर्क कितना है जो ये कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो जब एक साथ काम करेंगे ये लोग तो कितने काम होंगे, 1 3 4 4 8 यूनिट, 8 यूनिट के हिसाब से 6 दिन में 8 छके 48 यूनिट काम हुआ टोटल। अब इस काम को किसके द्वारा किया जाना है, अकेले पारुल के द्वारा। पारुल का एफिशिएंसी 3 है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16 दिन इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, 3,540 रुपया की धनराशि को निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः इतना रुपया की कमी की जाती है तो उनका अनुपात ये हो जाता है। समीर का मूल हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए सेम तरह का सवाल टेक्नीशियन के पेपर में भी पूछा गया था। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो कमी करने के बाद रेशियो है तो ये कमी आप पहले टोटल राशि में से माइनस कर लीजिए। तो टोटल राशि है इनका 3,540, इसमें जो ये कमी कर रहे हैं जोड़ लीजिए सबको, 7 1 8 2 10, 1,000 हुआ, इधर 150, तो 1150 प्लस 80 ये हो जाएगा 1230। तो 1230 रुपया इसमें माइनस कर दिए तो बचा कितना, इधर आपका हो जाएगा कितना 2310, यानी कि 2,310 रुपया
जो है बचा है माइनस करने के बाद। अब इस रुपया को इस अनुपात में बांट दीजिए। तो रेशियो ये दे रखा है 10-2-9 का। इसमें समीर का मूल हिस्सा पूछ रहा है, तो समीर बीच में है, तो बीच में देखिए कितना यूनिट है 2, तो इसका आपको 2 यूनिट निकालना है। टोटल जोड़ के हो रहा है 10-2-12-9-21। ठीक है, तो 21 से ये कट जाएगा, 21 एक्का 21, 11-12 में। ठीक है, तो 110 गुना 2 करेंगे तो ये 220 रुपया समीर का हिस्सा आएगा। लेकिन ये समीर का मूल हिस्सा पूछ रहा है, तो आपने समीर का हिस्से से कितने माइनस किया, तो बीच वाला देखिए 190 रुपया माइनस हुआ था, तो वापस 190 रुपया आपको इसमें जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 410 रुपया। तो समीर का मूल हिस्सा 410 रुपया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, एक वृत्त में व्यास PQ को Q से होते हुए एक बाह्य बिंदु X तक विस्तारित किया जाता है। वृत्त पर बिंदु Y पर एक स्पर्श रेखा XY खींची जाती है। यदि XY 15 सेंटीमीटर, QX 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। तो ये रहा आपका वृत्त जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि इसका व्यास PQ है और Q से होते हुए इसको X तक बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए ये जो है वृत्त का केंद्र है। अगर इसमें व्यास खींचेंगे तो आपको इस तरह से एक व्यास खींचना होगा, इसका नाम है PQ, और ये PQ को Q से होते हुए X तक बढ़ाया जाता है। तो हम भी यहाँ पर इसको X तक इस तरह से बढ़ा देते हैं। अब आगे इन्होंने कहा है कि वृत्त पर बिंदु Y पर एक स्पर्श रेखा XY खींची जाती है। तो आपको इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच लेनी है। तो चलिए, ये रहा आपका एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को Y पर ये स्पर्श कर रही है। इसमें XY 15 दे रखा है, ये 15 है। QX 9 है, ये जो आपका Q से लेके X तक ये कितना है, 9 है। और वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर सर्कल में, अगर ये वृत्त का केंद्र O है तो O से Q तक का दूरी रेडियस होगा और O से P तक का दूरी भी रेडियस होगा। तो इसमें आपको क्या लगाना है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो स्पर्श रेखा XY है, इसका स्क्वायर यानी XY का स्क्वायर बराबर होता है X से Q तक XQ गुना X से P तक XP। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस सवाल का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप सारा वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर XY 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, बराबर QX कितना है, 9 है, गुना XP कितना है, X से लेके P तक, ये रहा 9, ये रहा R, ये रहा R, जोड़ेंगे तो 9 + 2R होगा। यहाँ से कैलकुलेट करके R का वैल्यू निकाल लीजिए। 9 से ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 9 इस तरफ आएगा, घट जाएगा, बचेगा कितना, 16 बराबर 2R। तो 2 से काट देंगे 8 बार में, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 8। यही हमसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, किसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर परिणाम 87 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल कई बार आए हैं। इसको बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रक्रिया किया है, हम लोग उसका उल्टा करते हैं। इसने पहले 1/3 किया, फिर +25 किया, तो उसको 87 प्राप्त हुआ। तो आप जब अंतिम से करेंगे प्रक्रिया तो पहले आपको ये 25 माइनस करना होगा। तो 87 में 25 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 62। इसके बाद इन्होंने 1/3 किया, तो आपको उल्टा करना है 3 गुना। 3 गुना जब आप करते हैं तो ये 180 + 6 186 आ जाएगा। यानी ये जो संख्या है वो 186 है। लेकिन ये पूछ रहा है इनके अंकों का योग, जोड़ दीजिए 6, 8, 14, 1, 15। तो अंकों का योग हो रहा है 15, और यही इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, शुभ एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर D% की एकल छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है। छूट D% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल अच्छा है, आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते, नहीं तो रेशियो मेथड कर लीजिए। इन्होंने 40% अधिक मूल्य पर अंकित किया, इसका फ्रैक्शन 2/5 होता है। यानी अगर वस्तु का
क्रय मूल्य 5 है तो इन्होंने बढ़ा के 5 2 7 कर दिया। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। 40% का फ्रैक्शन 2/5। अगर क्रय मूल्य 5 है तो 2 इन्होंने बढ़ा दिया तो 7 हो गया। इसके बाद अंकित मूल्य पर D% की एकल छूट दिया। तो हमें नहीं पता ये कितना परसेंट है, तो मान लेंगे कि X से Y रेशियो में इन्होंने डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसके बाद फिर भी क्रय मूल्य पर इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 का सामान ये 11 में बेच दिया। ये चीज़ हुआ। अब आप जानते हैं, आपको मैंने कई बार बताया कि इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें ये वाला रेशियो मिलता है। अगर हमें XY का रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा, ये ऊपर वाला से नीचे वाला को डिवाइड करना होगा। तो कर देंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे और 11 को ये 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार में। 7 दूना 14 हो जाएगा, इधर आपका 11 हुआ। 14 का सामान 11 में बेचा तो 3 का डिस्काउंट है किसके ऊपर, 14 के ऊपर। तो 3/14 कितना होगा, आप जानते हैं 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%। तो इसका 3 गुना करना है तो 21 सही 3/7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की तथा 1 और घंटे में गंतव्य पर पहुंच गया। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सवाल आसान है अगर आप इसको लॉजिकली सोचते हैं तो। ये क्या कह रहा है कि पहले 2.5 घंटे तक इसका स्पीड है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, और आखिरी के 1 घंटे जिसमें इन्होंने आखिरी के 1 घंटे चलकर गंतव्य तक पहुंच गया, उसमें अपना स्पीड 28 किलोमीटर बढ़ा लिया। तो ये सोचिए आप कि लास्ट के 1 घंटे में ये 53 तो होगा ही, 53 में इन्होंने 28 वृद्धि कर लिया। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो पूरी यात्रा के दौरान इसका 53 का एवरेज तो है ही। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा ये हुआ कि इन्होंने लास्ट में 28 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा लिया और ये 1 ही घंटा लास्ट में यात्रा किया। तो टोटल दूरी कितना कवर किया होगा, 28 की स्पीड से 1 घंटा में 28 किलोमीटर। ठीक है, तो 28 किलोमीटर का दूरी कवर किया, लेकिन आपको एवरेज निकालना है तो टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा। तो 1 घंटा यहाँ पर चला है और 2.5 घंटा यहाँ पर चला है, तो कुल मिला के 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा से इसको डिवाइड करना होगा। तो 3.5 घंटा मतलब 7/2, तो 7 नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। 7 से ये 4 बार में 4 दूना 8 प्लस 53, 61 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका एवरेज स्पीड होगा पूरी यात्रा का। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, यदि 600 का x% बराबर है इसका, तो x का मान ज्ञात करना। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 600 का x% कितना होगा, परसेंट के लिए 2 जीरो हटाइए, 6x हुआ यहाँ का वैल्यू। यहाँ 250 का 12%, तो ये हो जाएगा 25 5 30 प्लस 300 का 18, तो 18 या 54 हो जाएगा। ये 6 से काट देंगे इसको 5 बार में, 6 से इसको काट देंगे 9 बार में। ठीक है, देखिए 6 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपको दोनों को काटना होगा, एक काट के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 9 5 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक सेल के दौरान 50% माल 49% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 32% 45% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी बचे हुए माल को 100% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल टेक्नीशियन के पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है कि मान लीजिए इसके पास टोटल माल 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट माल है और इसको अलग अलग पार्ट करके इन्होंने बेचा है। पहला पार्ट ये है 50%, तो 100 का 50% कितना होगा, 50। तो 50 यूनिट माल इसने बेच दिया, तो बचा कितना, 50। अब आगे कह रहा है कि शेष माल का 32% 45 के प्रॉफिट पर बेचा है। तो शेष माल 50 है, इसका 32% कितना हो जाएगा, देखिए 100 का 32% 32, यहाँ 50 है 100 का आधा, तो आपको 32 का भी आधा करना है 16। तो 16 यूनिट अगला पार्ट होगा। अब कह रहा अभी भी बचे हुए माल को 15% हानि पर बेचा, तो अब कितना माल बच गया, 100 में इधर हो गया आपका 66, तो बचा कितना 34। अब इसको कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कट रहा है 25 बार में, 2 से कट रहा है ये 8 बार में, और 2 से कट रहा है ये 17 बार में। अब नहीं कटेगा, यानी इस रेशियो में इन्होंने माल को बेचा है। अब सबका प्रॉफिट लॉस लिख लीजिए। पहला पार्ट पर 49% का प्रॉफिट है, तो 49% आपको यहाँ प्लस में देना है। उसके बाद 45% प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्लस का 45% आपको कर देना है। उसके बाद 15% का हानि है, तो माइनस में आपको 15% कर देना है।
अब हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट इसका क्या है। तो आप चाहे तो यहाँ पर गुना करके जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद इन सब के टोटल से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो इन्हीं तीनों में से किसी एक को मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो 45 है ये इतना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो माने 45 है, लेकिन यहाँ देखें तो 49 है, तो 4% का प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है 25, तो 25 जो कि 100% यहाँ ज़्यादा हुआ, तो 100% आपको यहाँ पर प्लस में करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो माइनस का 15, यानी यहाँ पर नुकसान है, जबकि 45% प्रॉफिट माने हैं, तो डिफरेंस यहाँ पर 60% का हो गया, ठीक है। 60% नुकसान हो गया, तो 60% का डिफरेंस हुआ, लेकिन इसका क्वांटिटी 17 है, तो 17 गुना 60 करिए तो कितना आ जाएगा 102, यानी कि 1020% यहाँ पर आपको माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आया है इसको डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी, यानी कि 25 8 33 प्लस 17 50 से, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए आपको कितना मिल रहा है, इधर 45 हो गया, और यहाँ पर अगर आप घटाते हैं तो 920 होगा, तो जीरो ऊपर नीचे काट देंगे तो 92/5 होगा, 5 से ये 18.4 आएगा, ठीक है। और ये माइनस में आया था, तो कुल मिला के आपको ब्रैकेट में माइनस लेना था, तो बाहर में आप क्या करिए प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 45 में इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 घटा 27 में से 0.4 घटाना, यानी कि 26.6% का यहाँ पर इसको प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्रमशः O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो आपके पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर डायग्राम खींच लीजिए। तो एक सर्कल आपका ये रहा, ठीक है, और दूसरा सर्कल जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो छोटा होगा थोड़ा सा। तो चलिए इस तरह का एक सर्कल खींच देंगे, इन दोनों को आप यहाँ पर स्पर्श करा दीजिए। अब ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर है ये O1 है, दूसरा का सेंटर क्या है O2 है। इसकी त्रिज्या 11 है, इसकी 4 है, और PQ जो है एक क्या है, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आपको एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरह से खींच देना है जो दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है ये जो है P और Q है इसका नाम, तो ये मान लीजिए P है, ये आपका Q है, तो PQ का लेंथ आपको निकालना है। इसमें अगर सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये होगा वृत्त का त्रिज्या जो कि है 11, और इसको अगर आप मिलाते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि है यहाँ पर 4। अब सेंटर को भी सेंटर से मिला दीजिए। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 11 है तो ये भी 11, ये 4 है तो ये भी 4, कुल मिला के ये 11 4 15 सेंटीमीटर इनके सेंटर के बीच का दूरी हो जाएगा। अब हमें निकालना है PQ, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो यहाँ पर L निकालने का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में होता है। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट रहता है तो यहाँ पर क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें वैल्यू रखिए, D मतलब दोनों के केंद्र के बीच का दूरी जो कि है 15, तो रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, माइनस R1 माइनस R2 दोनों के त्रिज्या का डिफरेंस, तो 11 4 का डिफरेंस कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। घटा लीजिए, ये कितना बचेगा, इधर 6 आपका 21 में 7 4 गया 17, तो 176 हुआ। इसको तोड़ेंगे तो 4 गुना 11, ठीक है, और आपका फिर से 4 आएगा, यानी 1 4 बाहर आएगा, रूट के अंदर 11 बचेगा, तो 4 रूट 11 इसका जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा है।
इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की 1/3 है। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, साधारण सा सवाल है। आप देख रहे हैं कि ये शंकु से पानी को बेलन में डाला जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर होगा, तो आपको भी वही करना है। पहले देख लीजिए कि त्रिज्या के बारे में इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहा है कि बेलनाकार फ्लास्क का त्रिज्या जो है वो शंकु के त्रिज्या की 1/3 है। तो हम लोग शंकु की त्रिज्या को मान लेंगे क्या, 3x, ठीक है, क्योंकि इसका 1/3 करना है। जब इसका 3x है तो ये बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3x का 1/3 x हो जाएगा। ठीक है, अब बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर, यहाँ पर एक्स लिए हैं तो एक्स का स्क्वायर इंटू एच जो कि हमें निकालना है, बराबर कर देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, गुना एच। एच यहाँ पर देखिए दे रखा है 19 सेंटीमीटर, तो 19 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 19 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कटने वाला तो है नहीं। अगर आपको निकालना है तो पाई को काट देंगे और x² को भी काट देंगे 3 से 3 बार में, तो h का वैल्यू यहाँ पर 3 गुना 19 57 आ जाएगा। ठीक है, आगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। 2% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? ठीक है, सिंपल सवाल है। आप क्या करिए, मान लीजिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है। अगर क्रय मूल्य 100 माने है तो अंकित मूल्य कितना होगा, ये 20% अधिक बढ़ा कर रखा है, तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि इसको 2% का प्रॉफिट चाहिए। अगर क्रय मूल्य 100 है, 2% का प्रॉफिट लेगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, 102 रखना होगा। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो आप देखिए अंकित मूल्य 120 है, 102 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, ये 18 का डिस्काउंट है 120 के ऊपर। ठीक है, तो कितना परसेंट आएगा, 10% 12, फिर 5% 6, 18, यानी कि कुल मिला के 15% इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर 100% से गुना करके भी निकाल सकते हैं। आगे, यदि x और y का रेशियो 9:11 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इस तरह से आंसर दे रखा है, यानी डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं रख सकते। आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। ऊपर वाला वैल्यू अगर लिखें तो x + 1 बटा y + 1 है, और नीचे वाला जो है अगर आप गुना में लिख रहे हैं तो उलट जाएगा। ठीक है, तो y² 1 जो है ये -1 ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप a² - b² के फॉर्मूला पर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा y + 1 एक बार, और एक बार हो जाएगा y - 1। उसी तरह इसको भी कर देंगे, ये x + 1 इंटू x - 1 हो जाएगा। अब ये देखिए कट जाएगा। ठीक है, x + 1 भी कट जाएगा, ये चीज़ आपके पास मिला है। अब आप आइए यहाँ पर, ये x का और y का ये अनुपात, इसको आप k में मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9k और ये हो जाएगा 11k। तो x का वैल्यू आपको 9k लेना है और y का वैल्यू 11k। अगर आप यहाँ रखते हैं 11k तो ये बन जाएगा 11k - 1 और नीचे 9k - 1, तो ये चीज़ आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 दर्ज कर दिए गए, जिसके कारण कक्षा के औसत अंकों में 4/3 की कमी हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आप देखिए डिफरेंस कितना आया। इसको लिखना था 37, लेकिन इन्होंने लिखा क्या, 25। तो कितना कम लिखा, 12। तो ये जो 12 कम लिखा है, तो इस 12 की कमी की वजह से प्रत्येक विद्यार्थी में 4/3 की कमी हो गई। तो अगर टोटल कमी को प्रत्येक की कमी से डिवाइड करेंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो आप भी वही करिए, तो 4/3 से डिवाइड करेंगे तो 4 नीचे रहेगा, ऊपर चला जाएगा 3, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 4 से ये 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9। तो इस कक्षा में टोटल 9 विद्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 82 रुपया खर्च हुए। बाद में उसने वह वस्तु भरत को 25% लाभ पर बेच दी। अंततः भरत ने वह वस्तु 2915 रुपया में बेच दी, जिससे उसे
47% हानि हुई। भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए वस्तु की लागत कितनी थी? ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। आप चाहे तो इसको रिवर्स मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, लिखिए दो लोग हैं आनंद और भरत। आनंद को ए लिखेंगे, भरत को बी लिखेंगे। मान लीजिए आनंद ने इसे x रुपया में खरीदा, उसके बाद इसने 82 रुपया मरम्मत पर खर्च किया, तो इसका टोटल प्राइस हो गया x प्लस 82। ठीक है, इसके बाद ये भरत को बेचा 25% के प्रॉफिट पर। आप जानते हैं 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, तो यहाँ पर 4 का सामान ये कितना में बेच देगा? 5 में, यानी आनंद 4 का सामान 5 में बेच दिया भरत को। ठीक है, अब देखिए आगे ये कह रहा है कि भरत ने 2915 रुपया में बेच दी, जिससे उसे 47% का नुकसान हुआ। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 2915 रुपया है, ये कितना परसेंट का वैल्यू होगा? अगर आप इतना में बेच रहे हैं, 47% का नुकसान है, तो आपको 53% ही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, 100 में 47 घटा के, तो ये जो 2915 है, ये 53% का वैल्यू है। आपको निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस, तो 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये भरत का प्राइस आया है, लेकिन भरत ने 5 यूनिट में खरीदा था आनंद से, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है 5 यूनिट ये इसके बराबर हो जाएगा। आप कटा लीजिए यहाँ पर, तो 53 से ये कट जाएगा, 5 बार में अगर लगाएं तो ये हो जाएगा 265। बचा कितना? 26, फिर होगा 265, तो ये फिर से 5 बार में जाएगा। 5 से इसको कटा देंगे 11 बार में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हमें मिला कितना? 11 गुना 100, 1100। 4 यूनिट का निकाल लीजिए, तो एक क्या 1100, तो 4 का कितना? 4400। तो 4400 जो है ये आनंद का कॉस्ट प्राइस है, और यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, निम्नलिखित आंकड़े एक वर्ष के दौरान एक अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु को निरूपित करते हैं। रोगियों की बहुलकी आयु कितनी है? तो यहाँ पर आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने से पहले ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी रोगियों की संख्या, इसमें खोजिए आपकी बहुलक वर्ग कौन सा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 12, तो ये इसका हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास अगर आपको मिल गया है तो आप बहुलक निकालिए। उसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। इसमें ये जो है आपका माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी, ये आपका F1 होता है। ठीक है, ये आपका F0 होता है, और ये आपका क्या होता है? F2 होता है। और ये जो वर्ग अंतराल है, इसमें छोटा वाला आपका L होता है, और इन दोनों के बीच का गैप आपका H होता है। तो रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा। L देखिए कितना? 25। F1 कितना है? 12। उसमें F0 माइनस करना, तो 12 में 2 घटा दीजिए, तो 10 लिख दीजिए डायरेक्ट। 2F1, तो 12 का 2 गुना 24। ठीक है, तो 24 में माइनस करना आपको F0 F2। F0 2 है, F2 6 है, तो 8 माइनस कर दीजिए जोड़ के, गुना H कितना है? दोनों का डिफरेंस 5 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये आपका हो गया 25 प्लस, तो 24 में 8 घटाएंगे 16 होगा, तो ऊपर आ गया आपका 50, नीचे आ गया 16। डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो 25 3 28 यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे, इसके बाद आ गया 16 फरवरी 2026 का पहला शिफ्ट। आगे, यदि दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा एक रेखा के साथ 65 डिग्री का कोण बनाती है, तो अन्य रेखा पर संगत कोण का माप कितना होगा? ठीक है, देखिए इसमें आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो इस कंडीशन में इनके संगत कोण इक्वल होते हैं। अगर ये कोण आपका 65 है, तो ये कोण भी आपका कितना होगा? 65 ही होगा। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होंगे, तो 65 डिग्री ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक दुकान किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करती है, और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 2400 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है? अच्छा सवाल है। देखिए,
अब चाहे तो यहाँ पर 100 मान के भी बना सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, रेशियो लगा दीजिए। 50% बढ़ाया, इसका मतलब 1/2 फ्रैक्शन, तो 2 का सामान इन्होंने बढ़ा के 3 कर दिया। फिर डिस्काउंट दिया 20%, इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो रेशियो होगा 5 से 4। इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो आपको मिलता है सीपी और एसपी का रेशियो। तो गुना करने से पहले देखिए, अगर कटने वाला है तो काट देंगे, तो ये कट रहा है 2 से 2 बार में, तो यहाँ पर आ गया 5:3 दूना 6। अगर ये आपका क्रय मूल्य है तो ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। लेकिन ये जो है कह रहा है 2400 इसका विक्रय मूल्य, तो ये 6 यूनिट का वैल्यू 2400 हो जाएगा। तो ये 400 गुना है, तो 5 का भी 400 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। आगे, यदि 6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड की चाप लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि चाप की लंबाई यानी एल निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा इंटू रेडियस। थीटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो थीटा यहाँ 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री को आप रेडियन में बदलते हैं तो क्या करना होता है, π/180 करना होता है, ठीक है। इसके बाद गुना करेंगे रेडियस, रेडियस है यहाँ पर 6 इकाई, तो 6 से आपको गुना करना है, तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये काट देंगे इसको 2 बार में, 2π आया। पाई का वैल्यू अगर आप 22/7 लेते हैं, गुना 2 करेंगे इसमें, तो ये 44/7 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, किसी निश्चित राशि पर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 66 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 67 रुपया है तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि इसको 2 वर्ष में 66 रुपया का साधारण ब्याज मिलता है, तो पर ईयर इसको कितना मिलेगा, 33 रुपया का साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है, पहला साल और दूसरा साल। लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं तो यहाँ पर 67 रुपया है, 66 से 67 1 रुपया ज़्यादा है, तो ये 1 रुपया ज़्यादा इसने कहाँ कमा लिया, ये जो पहला साल इसको 33 का ब्याज मिला है, इसी पर ये 1 रुपया यहाँ पर ये कमा लिया है। तो आप देख रहे हैं कि 33 पर एक क्या एक्स्ट्रा ब्याज इसको मिल रहा है, तो ये कितना परसेंट होगा, तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 33 से 1 हुआ है, यानी 1/33 गुना हो रहा है। तो ये जो ब्याज इसको पहला साल मिला है, ये भी मूलधन का 1/33 गुना हुआ होगा, ये 33। तो अगर आपको पी का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 33 और ये 33 गुना कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे समझिए, पी का 1/33 बराबर 33 करेंगे, तो यहाँ से पी बराबर कितना हो जाएगा, 33 गुना 33, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, प्रवीण और सीनू एक व्यवसाय में साझेदार हैं। प्रवीण 9 माह के लिए 35,000 और सीनू 10 माह के लिए 42,000 का निवेश करते हैं। 31,570 के लाभ में सीनू का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर सीनू का हिस्सा निकालना है तो पहले आपको प्रवीण और सीनू के बीच प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। लिखते हैं प्रवीण को पी, सीनू को एस। प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो प्रवीण का टाइम 9 महीना है और सीनू का टाइम है 10 महीना। इसमें अब आपको क्या करना है, गुना करना है इन्वेस्टमेंट से। अगर आप प्रवीण का इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 35,000 है, इसका 42,000। कटा के रेशियो ले लीजिए, ठीक है। 7,000 से कट रहा है 6 बार में, 7,000 से कट जाएगा 5 बार में, तो प्रवीण का 5 आ गया और सीनू का 6 आ गया। यहाँ पर भी कट रहा है 5 से ये 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, तो फाइनल रेशियो इसका 3 और 2 दूना 4 का आया। यानी इस रेशियो में जो है प्रॉफिट को इन्होंने डिवाइड करना है। अब टोटल प्रॉफिट है 31,570। सीनू का हिस्सा निकालना है, सीनू 4 यूनिट है और टोटल 4 3 7 यूनिट है, कितना हो जाएगा, जीरो तो आएगा ही, 7 से 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 एक 7, 0। तो लास्ट में 40 आना चाहिए, यहाँ पर है, गुना कर लेते हैं, 5 चौके 20, ठीक है। लास्ट में 40, उसके बाद 0, तो 0 40 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक नाव धारा के अनुकूल चलते हुए 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है।
जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 9 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो यहाँ पर स्पीड कितना होगा? अगर हम लोग अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 18 किलोमीटर का दूरी है, 3 घंटा में जाता है, डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आएगा। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? यही दूरी ये 9 घंटा में जाता है, तो 18 को 9 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए नाव की चाल। नाव की चाल मतलब x का वैल्यू क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्थिर जल में नाव की चाल है। अगर यहाँ पर धारा की चाल यानी y का वैल्यू निकालना होता तो इन दोनों का डिफरेंस लेते, उसको 2 से डिवाइड करते। ठीक है, आगे एक शर्ट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि फिर x% की वृद्धि की जाती है। यदि समग्र प्रतिशत वृद्धि 19% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। रेशियो से इसको सॉल्व करिए। पहले 10% बढ़ाया यानी 10 से 11 किया, फिर x% बढ़ाया, हमें नहीं पता कितना बढ़ाया तो मान लेंगे x से y किया। अब इन दोनों को जब गुना कर देंगे आप तो आपको ये समग्र वृद्धि मिल जाएगा, और ये दे रखा 19%, यानी यहाँ पर अगर 100 है तो वृद्धि के बाद ये वैल्यू 119 बन जाएगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब इसमें आपको एक्स वाई का रेशियो निकालना है, तो आप जानते हैं इन दोनों को गुना करने से ये मिल रहा है, तो ऊपर वाला से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स वाई का मिल जाएगा। तो 10 से इसको कर दीजिए, 11 से इसको, ये कट जाएगा, 11 दाहीं 110 और यहाँ पर 119 हो जाएगा। तो 110 से 19 किया तो 9 बढ़ाया, कितने पर? 110 पर। कितना परसेंट होगा आप गुना करके निकाल सकते हैं। तो 90 होगा, 90/11 8 के करीब आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 84 रुपया खर्च किए। फिर उसने भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। बाद में भरत ने उस वस्तु को इतना रुपया में बेच दिया जिस पर उसे 9% की हानि हुई। भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत कितनी थी? तो सेम सवाल हम लोग अभी कर चुके हैं, तो इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, 300 मीटर लंबाई वाली एक तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। 450 मीटर लंबाई वाली एक धीमी चाल वाली ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है, पहले आपको दोनों का स्पीड निकालना होगा। अगर हम यहाँ पहली ट्रेन की बात करें तो ये इसकी लंबाई 300 मीटर है और ये 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो आप जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 300 + 600 900। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहली ट्रेन की स्पीड निकालना है, तो मान लीजिए पहली ट्रेन ए है, तो 900 मीटर का दूरी हुआ, इसमें लग रहा है इसको 40 सेकंड का टाइम, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो कटने के बाद ये 45/2 यानी कि 22.5 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में इसका स्पीड आएगा। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी ट्रेन की बात करें, मान लेते हैं उसका नाम बी है, तो इसका स्पीड कितना होगा? ये कह रहा है कि ये उसी प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है और ये ट्रेन 450 मीटर लंबी है। तो दूसरी ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 और अपनी लंबाई 450, तो कुल मिला के 1050 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 60 सेकंड में। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जीरो काट देंगे, 3 से 2 बार में, 3 से ये 35 बार में, तो 35/2 17.5 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका स्पीड आएगा। अब आगे इसने क्या कहा है? आगे कहा है कि दोनों विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वक्त एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। तो पहली ट्रेन की लंबाई 300 है, दूसरी ट्रेन की 450 है, तो टोटल हो गया 750। और विपरीत दिशा में जा रही तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों के स्पीड का योगफल। तो जोड़ दीजिए, इधर होगा 23 + 17 40, तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें टाइम मिल जाएगा।
तो 0 कट जाएगा 4 से, ये 18.75 सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, राजेश और नरेश क्रमशः 66,000 और 29,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राजेश अपनी धनराशि 2 महीने के लिए निवेश करता है और नरेश अपनी धनराशि 12 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 5% ये है, तो नरेश का लाभ में हिस्सा कितना है? तो पहले आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। इन्वेस्टमेंट दोनों का दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। तो 0 काट देते हैं यहाँ पर। दो लोग हैं, राजेश और नरेश। राजेश का पूंजी हो गया 66 और नरेश का हो गया 29। अगर यहाँ पर टाइम की बात करें तो राजेश का टाइम है 2 महीना, 2 से गुना कर दीजिए, और नरेश का टाइम है 12 महीना, तो यहाँ पर 12 से गुना कर दीजिए। और कट रहा है क्या? 2 से ये 6 बार में कटेगा, 6 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ से रेशियो 11 और 29 का आएगा। अब निकालिए आप टोटल प्रॉफिट इसका कितना है। ये कह रहा है कि कुल लाभ का 5% ये है, यानी ये जो 7,036 रुपया है, ये 5% का ही वैल्यू है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 100%। तो ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। अब इसमें से इसको निकालना है नरेश का लाभ। नरेश का देखिए 29 यूनिट है, तो 29 से गुना कर दीजिए। और टोटल कितना हो रहा है? 29 + 11 40, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नरेश का हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो ये 5 से 20 आएगा, ठीक है। 20 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए, 35 18 आ जाएगा। 8 9 72, 2 आ रहा है इकाई अंक, एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, सुमित ने 28 मीटर व्यास और 48 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाया। इस तंबू के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता थी? ठीक है, देखिए सिंपल सा है। आप जानते हैं कि जब कोई शंक्वाकार तंबू बनाया जाएगा तो उसमें कहाँ कपड़ा का प्रयोग होगा? इस शंकु के कर्व सरफेस एरिया में। जैसे आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एक शंक्वाकार तंबू है, तो इसका जो निचला हिस्सा है ये सर्कुलर दिखेगा आपको इस तरह से, तो ये जमीन पर रहेगा। तो इसमें जो कपड़ा लगेगा केवल ऊपरी हिस्सा में लगेगा, जो कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो ये दे रखा है व्यास 28, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 28 का आधा 14 हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई दे रखा है 48, तो इसका हाइट हो गया 48 मीटर। और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? πr/l। तो आपको ये l का भी वैल्यू चाहिए, तो ये 14 है, ये 48 है, तो ये कितना होगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। इसका डबल करके यहाँ पर ये सेट किया है। अब एरिया निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr/l। पाई का वैल्यू 22/7, r है 14, l यहाँ पर है 50, ये एरिया होगा। अब इसको बराबर कर देंगे। ये कैनवास का एरिया ये दे रखा है चौड़ाई 10 और लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, यानी ये जो कैनवास है ये आयताकार खरीद रहा है। तो 10 मीटर चौड़ाई है, लंबाई को मान लीजिए l है, तो l का वैल्यू आपको निकालना है। 0 काट देंगे, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10 गुना 22, 220 जो है l का वैल्यू आएगा। तो 220 मीटर इसको लंबाई चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 50% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना रुपया में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो उसे 41% का लाभ अर्जित होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल अच्छा है। आप यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए कि ये जो अंकित मूल्य है इसका ये 100 यूनिट है, ठीक है, और इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ये दे रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? देखिए 90 + 50 140, उसमें 45 से माइनस करेंगे तो 95% का यहाँ पर टोटल डिस्काउंट होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो 100 के सामान पर आप 45% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वैल्यू कितना बच रहा है? 5%। तो 100 का 5%, 5 यूनिट में आप बेच रहे हैं, तो 5 यूनिट में बेच रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि छूट देने के बाद इतना में बिकता है, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू है 225.6। क्लियर है? अब आगे ये क्या कह रहा है कि अगर वह कोई छूट नहीं देता है तो उसे 41% का लाभ अर्जित होता है। देखिए
अगर आप यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का इतना है तो 100 का 20 गुना इसका भी कर देंगे, यानी कि 225.6 गुना 20 हो जाएगा टोटल इसका मार्क प्राइस। अगर ये मार्क प्राइस पर ही बेचता है तो इसको 41% का प्रॉफिट होता है। ये जो सवाल में लैंग्वेज प्रयोग किया है इसका मतलब क्या हुआ, यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो उसे 41% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर वो छूट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पर ही सामान को बेचेगा। तो मार्क प्राइस इसका टोटल इतना है, इतना में बेचने पर आपको 41% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये 141% का वैल्यू है। आपको चाहिए क्या, वस्तु की लागत मूल्य यानी 100% का वैल्यू, तो 100% से गुना कर दीजिए। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट हटा दीजिए, जीरो काट दीजिए। इसके बाद अगर देखें तो 41 से तो ये कट ही जाएगा और लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, यहाँ पर है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 141 ये एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 4, यहाँ पर 8, अब नहीं लास्ट में 6 आएगा तो 846 हुआ, इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 14 छः के 84, 6 बार में। तो 16 दूना 32 गुना 100, 3200 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, अरविंद ने एक वस्तु x रुपया में खरीदी। उसने इसे बीरू को 30% की हानि पर बेच दिया। बीरू ने इसके परिवहन पर 198 रुपया खर्च किए और इसे मीनू को 50% लाभ पर बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1053 में खरीदा तो x का मान कितना है। अच्छा सवाल है, देखिए इसमें 3 लोग हैं, एक अरविंद है, दूसरा बीरू है, उसके बाद मीनू है। अरविंद को ए लिखेंगे, बीरू को बी लिखेंगे, मीनू को एम लिखेंगे। इसने कहा कि ये x रुपया में खरीदा, उसके बाद बीरू को 30% हानि पर बेच दिया। 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी अगर ये 10 में खरीदा तो इस पर 3 का नुकसान लेके 7 में बेच दिया बीरू को। क्लियर है। बीरू ने इसके परिवहन पर 198 खर्च किए, यानी अब बीरू क्या किया है, इस पर 198 रुपया खर्च कर दिया। इसके बाद मीनू को 50% प्रॉफिट पर बेच दिया। 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 का सामान ये 3 में बेच दिया मीनू को। यदि मीनू ने इसे 1053 में खरीदा तो x का मान आपको फाइंड करना है। x का मान मतलब अरविंद का क्रय मूल्य, जो कि यहाँ 10 है। तो देखिए लास्ट में देखिए मीनू इसे कितना में खरीदा, 1053, और मीनू यहाँ पर 3 यूनिट में खरीदा। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 1053 होगा। कितना गुना है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 3 एक्का 3, 351 गुना है। तो इसका भी 351 गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 351, ये हो जाएगा 702 रुपया। 702 रुपया जो है यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इसने 198 खर्च भी किया था, तो ये खर्च अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर 7 यूनिट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। माइनस करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये 100 घटाएंगे तो बनेगा कितना 602, फिर 98 घटाएंगे तो 504। ठीक है, तो ये 7 यूनिट का वैल्यू 504 होगा। डिवाइड करते हैं तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 72 गुना हो रहा है। तो 10 का भी 72 गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 720 रुपया। यही जो है ये अरविंद का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, अमन प्रति माह 36,000 रुपया अर्जित करता है। वह 30% किराए पर, 25% भोजन पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि की बचत करता है। एक वर्ष में उसकी कुल बचत याद कीजिए। आसान सवाल है। देखिए टोटल खर्च अगर देखें तो 30, 25, 55, 20, 75% इसका खर्च है। तो इसका बचत कितना होगा, 25% ही होगा। तो 36,000 का 25% यानी 1/4 कितना हो जाएगा, 9,000। ये मासिक बचत है, लेकिन ये पूछ रहा है वर्ष का बचत, तो 12 से गुना कर देंगे तो 12 9 108। ऑप्शन नंबर ए में है 1,08,000, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। आसान सवाल है, बस आपको इफिशिएंसी निकालना है बी का। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीनों 20 दिन में करते हैं। लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये 20 दिन में काम को कर लेते हैं। इसके बाद ए प्लस बी जो है इसको 30 दिन में करते हैं। इसके बाद बी प्लस सी 24 दिन में। ठीक है,
अगर यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 120। 20 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 30 से 4 आएगा और 24 से 5 आएगा। ये आ गया इन सब का एफिशिएंसी। अब इसमें चाहिए बी का एफिशिएंसी, कैसे निकलेगा देखिए। इसमें अगर आप देखिएगा तो इन दोनों को जोड़ने से यहाँ पर बी 2 बार आएगा, यानी ए प्लस 2b प्लस सी हो जाएगा। इसमें अगर आप a प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ये माइनस कर देना है। तो 5 4 9 में से 6 माइनस होगा तो 3 यूनिट आ जाएगा बी का एफिशिएंसी। अब बी के द्वारा इस टोटल काम को किया जाना है। टोटल काम है कितना, 120, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 40 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे इसके बाद आ गया 16 फरवरी 2026 का दूसरा शिफ्ट। आगे यदि ये दे रखा है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी का वैल्यू है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, नहीं तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। वही चीज़ आपको यहाँ करना है। a प्लस बी यानी इन दोनों का वैल्यू कितना, 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2ab, ठीक है। तो ab अगर आप करते हैं तो 2 या 6 XY मिलेगा, तो 6 रहेगा, XY का वैल्यू आपको यहाँ से लेना है 2, तो ये कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ जाएगा 121 माइनस 6 दूना 12 दूना 24, घटाने के बाद कितना आएगा, 97। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई 89 सेंटीमीटर है। कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर एक बेलन बनता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझिए इसको कि एक कागज है, कागज को लंबाई का अनुदिश मोड़ दिया है। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका एक आयताकार कागज है। अगर आप इसको गोल करते हैं, ये लंबाई का अनुदिश, तो आपको इस तरह से एक बेलनाकार वस्तु दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो लंबाई है ये इसका क्या बन जाएगा, आधार का वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये लंबाई के बराबर होगा इसके आधार की त्रिज्या। तो आप देखिए सवाल में लंबाई इसका 44 है, कहने का मतलब ये जो बेलन है इसका बेस का सरकमफेरेंस 44 होगा। सरकमफेरेंस अगर 44 रहता है तो आप जानते हैं कि रेडियस कितना होता है, 7 होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया। तो इसका रेडियस आ गया 7। इसका चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है क्या फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर जो कि यहाँ 7 है इंटू एच। अब देखिए एच क्या होगा, ये जो चौड़ाई है 89 ये इसका एच बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 89, 7 कट जाएगा। इकाई अंक अगर देखें तो 2 दूना 4 गुना 9 36, 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है, जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है, जो एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें समांतर सीधी पटरी पर नियत चाल से चलती है। समान दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस लैंग्वेज बड़ा है, सवाल आसान है। अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों का स्पीड चाहिए, ठीक है, और दोनों का लेंथ चाहिए। तो ट्रेन ए की बात करें तो ये 260 मीटर लंबी है और ये 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। तो हम लोग ए का स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीड ए की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा 260 प्लस 160, ये 420 मीटर पार करने में इसको 28 सेकंड लगता है। तो डिवाइड कर दीजिए, 28 से का 28, 28 पंच यानी ये 15 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका स्पीड होगा। ट्रेन बी जो है ये 340 मीटर लंबी है और ये एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड अगर बी की बात करें तो कितना होगा, आप जानते हैं कि कोई ट्रेन अगर किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है। तो दूरी यहाँ 340 हो जाएगा और टाइम इसका है 20 सेकंड, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 17 बार में, तो 17 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड आ जाएगा। अब आगे ये कहा है
कि समान दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो दो ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों अपनी लंबाई के बराबर लंबाई के योगफल के बराबर दूरी कवर करेगी। ए की लंबाई 260 है और बी की लंबाई 340 है। दोनों को जोड़िए, 2 3 5 1 600, तो 600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। और समान दिशा में जब चलेगी तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस। तो यहाँ 17 यहाँ 15 डिफरेंस है 2 मीटर प्रति सेकंड का। डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा। तो डिवाइड करने से मिलेगा 300 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक दुकानदार ने 10 रुपया प्रति आम के हिसाब से 50 आम खरीदे। उसने 30 आम 20% लाभ पर और शेष आम 10% हानि पर बेचे। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आप क्या करिए, ये आम के संख्या का रेशियो ले लीजिए। यहाँ पर 30 आम है, यहाँ पर 20 आम है, तो 0 काट देंगे, 3:2 का रेशियो बन गया। पहला पार्ट पर इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा पार्ट पर इसको 10% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है प्लस में। हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो गुना करके जोड़ लीजिए, 20 या 60 यहाँ आ गया और यहाँ पर 20 दूना 40 माइनस में आया। तो यहाँ पर ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करना है 3 2 5 से। तो 60 में 40 घटाएंगे 20, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4%। अगर ये प्लस में आया है तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए में है प्रॉफिट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 7.5 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर नल बी को बंद कर दिया जाता है। ए को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 नल है और दोनों का टाइम दे रखा है, तो आप इफिशियंसी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाइम को कटा लीजिए, पॉइंट हटा के आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर 15 से ये 4 बार में जाएगा, 15 से ये 5 बार में जाएगा, यानी समय का रेशियो 4:5 है, तो इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका इफिशियंसी का रेशियो। अब अगर टैंक की कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, किन्हीं एक से निकाल लीजिए। तो ए का इफिशियंसी अगर लेते हैं तो 5 है और ए को लग रहे हैं 6 घंटे, तो 6 से गुना करेंगे तो 30 यूनिट जो है टैंक का कैपेसिटी होगा। आगे कह रहा है कि दोनों नलों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो दोनों नल जब 2 घंटे के लिए चलेगा तो कितना काम होगा, 5 4 9 गुना 2, 18 यूनिट काम दोनों के द्वारा किया जाएगा 2 घंटे में। तो 30 में 18 आप माइनस कर लीजिए तो बचेगा कितना, 12 यूनिट। तो यही 12 यूनिट जो है ये ए के द्वारा भरा जाएगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो इस 12 को डिवाइड कर देंगे, ए का एफिशिएंसी 5 से। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 के 20, यानी कि 2.4 आवर यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, एक मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 450 मीटर है। वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है आपका मीनार है, इसकी ऊंचाई दे रखा है 450 मीटर और इसके एक ही तरफ दो वस्तु है। मान लीजिए एक वस्तु आपका यहाँ है और एक वस्तु यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो पहला वस्तु जो है इसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और दूसरा वस्तु का जो अवनमन कोण है मीनार के शीर्ष से ये है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए। अब जान रहे हैं ये 90 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट होता है तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल में देखिए, 30 के सामने √3 है तो ये पूरा 60 डिग्री होगा, तो 60 के सामने कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, √3 का √3 गुना, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा 3 यूनिट का। हमें निकालना है दोनों वस्तु के बीच का दूरी। तो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। अब देखिए पूरा 3 है, जिसमें ये जो एक है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये दूरी कितना होगा, 2 यूनिट होगा, 3 में 1 घटाने के बाद। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू कुल मिला के आपको फाइंड करना है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर √3 का वैल्यू 450 दे रखा है, 2 का आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए 450 को
√3 से डिवाइड करेंगे और 2 से गुना करेंगे। तो ये आएगा 900/3, तो 900 से 3 अलग करेंगे तो 300 गुना 3 होगा, तो 300, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3, तो 300√3 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, यदि 15 संख्याओं का माध्य 25 है और उनमें से एक संख्या 36.2 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य कितना होगा? ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। अब देख रहे हैं कि जो संख्या को हटा रहे हैं वो 36.2 है। एवरेज से कितना अधिक है? डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 11.2 आपको अधिक मिलेगा। इसका मतलब अधिक वेटेज वाले संख्या को हटा रहे हैं तो इतना का लोड कौन सहेगा? बाकी बचे हुए संख्या। तो बाकी बचे कितना? 15 थे, एक चले गए तो बचे 14 संख्या। तो इतना का लोड सहना है 14 के द्वारा। तो कितना का कमी होगा? 11.2 को आप 14 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ आएगा 0.8। तो 0.8 का कमी हो जाएगा पहले के एवरेज में। तो 25 में आपको ये 0.8 माइनस कर देना है। माइनस जब आप करते हैं तो 24.2 आपके पास आंसर के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। आगे, एक दुकानदार मोबाइल फोन पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। क्रय मूल्य पर उसे प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मार्कअप परसेंट दिया है कि इन्होंने सामान का मूल्य कितना बढ़ाया है। इसके बाद ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। तो आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ा करके अंकित मूल्य बनाते हैं। फिर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। जब इन दोनों रेशियो को आप गुना करते हैं तो ये मार्क प्राइस कट जाता है। फाइनल रेशियो आपको सीपी और एसपी का मिलता है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सीपी दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। देखिए, आप जानते हैं कि 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी सामान का क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट है तो इसने बढ़ा के कितना बना दिया? 7 बना दिया। फिर यहाँ डिस्काउंट है 10%, यानी 10 का सामान पर 1 का डिस्काउंट दिया तो 10 से 9 रेशियो यहाँ हो गया। तो 2 डिस्काउंट है तो आपको 2 बार रेशियो देना है। 3 डिस्काउंट रहेगा तो 3 बार देना है। ठीक है, अगला डिस्काउंट 5% का है, इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है। 20 पर 1 का डिस्काउंट, तो रेशियो बनेगा यहाँ पर 20 से 19। ठीक है, अब क्या करना है? गुना करना है। गुना करने से पहले आपको देखना है कहीं अगर कटने वाला है तो कटा देना है। यहाँ नहीं कट रहा, गुना करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको 1000 और यहाँ पर 19 नमा 171 हो गया। ठीक है, 7 1 7, 17 7 119। 100 का सामान 1197 में भी बिक रहा है तो कितना का प्रॉफिट है? तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो क्या करिए, इस पार्ट को आप 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 कट जाएगा। इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 119.7। 100 का सामान 119.7 में बिक रहा है। प्रॉफिट है यहाँ पर कितना का? 19.7 का। तो इतना परसेंट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, ए और बी ने क्रमशः 29,000 और 95,000 का निवेश करके एक व्यवसाय किया। बी 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है और फिर सी वर्ष के शेष अवधि के लिए 67,000 का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि कुल लाभ का 15% 6,600 है तो बी का लाभ याद कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाभ निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा? रेशियो निकालना होगा। अब देख रहे हैं कि 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। तीनों का पूंजी देखिए 29,000, 95,000, 67,000। लास्ट के 3 जीरो कॉमन है, काट देंगे तो इसका पूंजी 29 रह गया, इसका 95 रह गया और इसका 67 रह गया। अब देखिए टाइम की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि बी जो है 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। तो बी का धन जो है 6 महीना के लिए ही निवेश रहा तो 6 से गुना कर दीजिए। उसके बाद सी शेष अवधि के लिए, तो 6 महीना के बाद शेष अवधि कितना बचेगा? 6 महीना, तो इसको भी 6 से गुना कर दीजिए। तो बात रहा ए का, ए के बारे में कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये जो है पूरे वर्ष के लिए इसमें काम किया है। तो ये रेशियो आपको मिलेगा। कट रहा है, काट देंगे। 6 का 6, 6 का 6, 6 दूना 12। अब नहीं कट रहा है तो 29 दूना 58 आ गया, इसका आ जाएगा 95 और इसका आ जाएगा 67। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा।
अब प्रॉफिट में इन्होंने कहा है कि 15% 6,600 है। तो आप जान रहे हैं कि ये जो 6,600 है ये 15% का वैल्यू है। हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो 100% से गुना करेंगे तो इस प्रॉफिट को इस अनुपात में बांटा जाएगा। इसमें बी का लाभ निकाला तो बी का देखिए कितना है 95 यूनिट, तो 95 से गुना करेंगे और नीचे तीनों को जोड़ के तो जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 8 5 13 7 20, 6 2 8 9 17 5 22, 220 यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी का हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो कटाना है इसको, ये देखिए 0 काट देंगे और 22 से ये कट जाएगा 30 बार में, 15 से ये 2 बार में कटेगा, अब नहीं कट रहा। 95 दूना 190 गुना 100 यानी 19,000 बी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष में 38% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत 5100 रुपया है तो दूसरे वर्ष के अंत में अंतिम कीमत की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए आप चाहे तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं, नहीं तो रेशियो से कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि पहले वर्ष में जो है 38% बढ़ गया, यानी 100 का सामान 138 बन जाएगा। दूसरे वर्ष 20% घट गया, इसका फ्रैक्शन 1/5, 5 पर 1 का कमी हुआ तो रेशियो बनेगा यहाँ पर 5 से 4। अब अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो आपको फाइनल चेंज मिल जाएगा। गुना करने से पहले अगर कट रहा है तो काट देंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 पंचा 125, इधर हो जाएगा 138। यानी अगर किसी सामान का इनिशियल वैल्यू 125 है तो ये बन जाएगा 138 का, जबकि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 5100 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5100 है ये 125 यूनिट का वैल्यू है। हमें निकालना है बाद का वैल्यू 138 का। अब इसको कटाते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। 25 से कट रहा है 5 बार में, 25 से कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 चौके 100, 5 चौके 20, ठीक है, और यहाँ पर 5 अठे 40, 40.8 आया। गुना करते हैं तो इकाई अंक 4 मिल रहा है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक जीवा ए बी को इस तरह से खींचा जाता है कि केंद्र ओ से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका सर्कल जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसमें जो है एक जीवा ए बी खींचा गया है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है। तो ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है ओ और यहाँ पर इसने एक जीवा खींच दिया, इसका नाम दे रखा है ए बी, और यहाँ से जीवा तक का जो दूरी है ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और अब जानते हैं कि जीवा और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद ये वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 8, तो इसको अगर आप मिलाते हैं ओ से ए को तो ये वृत्त का रेडियस होगा जो कि 8 दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है ए बी का लेंथ। अगर इसको हम लोग मान ले सी है तो ए सी का लंबाई कितना होगा, तो आपको 8 और 6 पर पाइथागोरस लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, तो आप देख रहे हैं 2 का 4 गुना है, 2 का 3 गुना है, तो यहाँ पर 2 तो आएगा ही। उसके बाद 4 और 3 पर आपको पाइथागोरस लगाना है, यानी जो कॉमन नंबर है वो पहले आपको निकाल लेना है। 4 और 3 पर पाइथागोरस लगाते हैं तो कितना होगा, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9 यानी √7। तो 2√7 ए सी का वैल्यू है, तो इसका डबल होता है ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 4√7। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, ये 81 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो पहले आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर का वैल्यू 6561 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल जो कि हम लोग यहाँ पर 81 लिखे हैं। अब ये कह रहा है कि इसका जो परिमाप है ये समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समषटभुज का परिमाप हो जाएगा यहाँ पर 6a और वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a। तो 4 गुना ए का वैल्यू 81 है, ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 से 27, ठीक है, 2 से ये 2 बार में, तो ए का वैल्यू 27 दूना 54 आया है। अब अगर समषटभुज की बात करें
ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये रहा आपका एक समषटभुज, ठीक है। अब इसमें इसका ये सेंटर है, इसकी भुजा दे रखा है 54। अगर आप सेंटर से इसके सभी शीर्ष को मिलाएंगे तो यहाँ पर 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा और प्रत्येक का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के उसको 6 से गुना कर देंगे तो हमें इस समषटभुज का एरिया मिल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भुजा है उसको हाफ करते हैं। तो हाफ करेंगे 27 होगा, 27 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 729 और इसमें √3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस तरह के 6 त्रिभुज हैं तो 6 से गुना कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 2 आएगा, ये 9 6 के 54, ठीक है, 4 आएगा और उसमें √3 है तो 4 इकाई अंक √3 लगा हुआ यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। आगे ए और बी ने एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने 54,000 का लाभ अर्जित किया। उन्होंने लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से बांटा और शेष आधा हिस्सा अपने निवेश के अनुपात में बांटा। बी का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए टोटल जो प्रॉफिट है इसका कितना है, 54,000। इसमें आधे की बात करें तो ये आ जाएगा 27,000 और इधर आधा बच जाएगा फिर से 27,000। तो आधा हिस्सा को समान रूप से बांटा है, ठीक है। जब समान रूप से बांटेगा तो बी को कितना मिलेगा, 27,000 का आधा यानी कि 13,500 और ए को भी इतना ही मिलेगा। तो हमें चाहिए बी का, इसलिए हमने बी का कैलकुलेट किया। इसके बाद अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना होगा, ये कह रहा है कि शेष आधा हिस्सा निवेश के अनुपात में बांटा है और निवेश का अनुपात यहाँ 4:5 है। तो यहाँ पर 27,000 में बी का हिस्सा है 5 यूनिट और टोटल है यहाँ पर 5 4 9। तो 9 से ये कट जाएगा 3,000, 3,000 गुना 5, 15,000 आपको यहाँ से मिलेगा बी का हिस्सा। तो बी का टोटल हिस्सा ये दोनों को जोड़ने से मिल जाएगा 15 + 13 28,500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक टंकी में 2 इनलेट पाइप I1 और I2 है जो इसे क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। आसान सवाल है, एफिशिएंसी निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, तो इसे आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। आगे इसके बाद हम लोग आ गए 16 फरवरी 2026 के तीसरे शिफ्ट में। आगे निखिल ने अपनी साइकिल रवि को 24% हानि पर बेची। रवि ने उसकी मरम्मत पर 486 रुपये खर्च किए और साइकिल को विकास को 2875 रुपया में बेचकर 15% का लाभ कमाया। निखिल के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल अच्छा है इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। निखिल है, निखिल ने रवि को बेचा, रवि को आर लिखेंगे, ठीक है। रवि मरम्मत पर खर्च किया और ये विकास को बेच दिया। तो निखिल की बात करें तो इसका लॉस है 24%। इसका फ्रैक्शन अगर लिखते हैं तो 6/25 आता है, यानी 25 पर 6 का नुकसान हुआ तो 25 का सामान ये कितना में बेच दिया, इसको 19 में। तो ये रेशियो आ गया इन दोनों का। इसके बाद रवि ने उसकी मरम्मत पर 486 रुपया खर्च किया तो रवि इस पर 486 रुपया जोड़ दिया खर्च करके और साइकिल विकास को इतना में बेचकर 15% का लाभ कमाया। तो 15% का फ्रैक्शन यहाँ 3/20। तो यहाँ पर 20 का सामान ये 23 में बेच दिया विकास को, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि विकास को रुपया में कितना में बेचा, 2875। तो कहने का मतलब ये 23 यूनिट का वैल्यू 2875 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो कितना यूनिट आएगा, 23 × 23 बचा कितना 5, 57 हुआ। 23 दूना 46 बचा 11, 23 पंचे 125, 115, ये 125 गुना हुआ तो इसका भी 125 गुना कर देंगे तो 250 पर 1 0 2500 रुपया आ जाएगा यहाँ का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये जो रवि है इस पर 486 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया था तो 486 आप माइनस जब करते इसमें तो आपको ये 19 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस करिए, इधर आपका हो जाएगा कितना 2100, इधर बचा 14 यानी कि 2014। 19 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 19 × 19
और 19 छक्के 114, ठीक है। ये 106 आएगा यहाँ पर, 106 गुना हुआ। तो 25 का भी आपको 106 गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2500 प्लस 150 यानी कि 2650 रुपया। तो निखिल जो है 2650 रुपया में इस साइकिल को खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात न्यूनतम है, ठीक है। और यहाँ पर अनुपात इस तरह से दे रखा है। अगर आप अनुपात को देखते हैं तो यह है 8-15, 7-13, 5-9, 4-7। यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखिए 8 दूना 16 से 1 कम 15, 7 दूना 14 से 1 कम, 5 दूना 10 से 1 कम, 4 दूना 8 से 1 कम 7। यानी एक तरह का पैटर्न है, इसको आप याद रखिए। जैसे 8/15, उसके बाद आ गया 7/13, 5/9 और आ गया 4/7। सभी में ऊपर वाले से 2 गुना करके 1 कम दिया है। तो इसमें जहाँ पर आपको छोटा छोटा नंबर दिखे वो इसका मैक्सिमम रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4/7 यहाँ पर छोटा छोटा नंबर दिख रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू वाला अनुपात होगा। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 8-15 बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये न्यूनतम हमसे पूछ रहा है। आगे, एक सेल के दौरान 48% माल 31% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 25% 16% लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल को 32% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल हम लोग अभी कर चुके हैं। आगे, एक दुकानदार 10,000 अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है, जिससे उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, आप सवाल को एक झटके में समाप्त कर सकते हैं। आप देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है 12, यहाँ क्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य है। कहाँ पर 12% का प्रॉफिट आपको दिख रहा है? अगर इसका निकालते हैं तो 600, तो 5,000 में 600 बढ़ाएंगे तो 5600 होना चाहिए, यहाँ 5500 नहीं होगा आंसर। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा देखिए 5,000 का अगर आप 12% निकालते हैं तो 600 आएगा प्रॉफिट, जोड़ने के बाद विक्रय मूल्य मिलेगा 5600। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। आगे, पंकज, मीरा और अशोक ने क्रमशः 62,000, 70,000 और 83,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 75,500 रुपया था। कुल लाभ का 14% दान में दे दिया गया और शेष राशि को उनके बीच लाभ के अनुपात में वितरित किया गया। अशोक का हिस्सा कितना है? ठीक है, देखिए यहाँ टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा है, केवल कहा है कि वर्ष के अंत में। इसका मतलब तीनों ने पूरे वर्ष काम किया है, तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर 3 जीरो काट दीजिए तो रेशियो आपको मिल जाएगा पंकज, मीरा और अशोक का कितना 62, मीरा का है 70 और अशोक का है 83। अब इसमें अशोक का हिस्सा निकालना है और ये कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट इसका 75,500 है, जिसमें इसने 14% दान में दिया। अगर 14% दान कर दिया तो प्रॉफिट बचा कितना, 100 में 14 घटा दीजिए 86%, तो ये 86/100 अगर इसका निकालते हैं तो इतना ही प्रॉफिट इस रेशियो में जो है बांटा जाएगा। इसमें अशोक का हिस्सा 83 है, तो 83 यूनिट का निकालना है। टोटल जोड़ के दीजिए कितना हो रहा है, 6 7 13 8 21 210, 5 215, कटाइए आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा अशोक का हिस्सा। तो 2 जीरो आप पहले यहाँ पर काट दीजिए। इसके बाद अगर बात करें आगे तो 43 से 2 बार में, 43 से 5 बार में कट रहा है, 5 से 1 कट जाएगा 15, 151। कुल मिला के 2 1 2 3 6 आ रहा है इकाई अंक, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 151 गुना 2 करें तो आएगा ये कितना 302, गुना करना है 83, तो 83 दूना कितना 168 का 8 आएगा। ये 83 दूना 166, 66 का 6 आएगा, बचेगा 16, 16 का 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो है, तो 66 लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, 50 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ऑटोमन एक 6 भुजीय सफ़ेद घनीय पासे का आवर्धित रूप है, जिसके फलकों पर 1 से 6 तक काले वृत्तीय बिंदु उत्कीर्ण है।
यदि प्रत्येक उत्कीर्ण बिंदु 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है तो घनाकार पासे के उस भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कुछ उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल को समझिए सिंपल सा कि एक जो है पासा है, आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो वो होता है 1 से 6 तक पॉइंट में करके दिया रहता है, एक पर एक बिंदु, दूसरे पर जिस 2 बिंदु, तीसरे पर 3 बिंदु, इसी तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दिया गया है और वो जो पासा है उसका भुजा है 50 सेंटीमीटर लंबा। अगर आप ये घन है, घन का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या होता है 6a²। तो यहाँ पर 6 इंटू ए कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500। तो 25 गुना 6 करें तो यहाँ पर 15 आपका आ जाएगा 150, 2 जीरो पहले से, तो कुल मिला के 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, अब इसमें 1 से 6 तक काले बिंदु उत्कीर्ण है, तो टोटल कितने बिंदु होंगे? पहला पार्ट पर 1 बिंदु, दूसरा पार्ट पर 2 बिंदु, तीसरे पर 3 बिंदु, चौथे पे 4 बिंदु, पांचवें पे 5 बिंदु, छठे पे 6 बिंदु। तो सबको जोड़ेंगे तो 6 7 42 का आधा 21 टोटल ये जो बिंदु है वृत्ताकार ये उत्कीर्ण है। ठीक है, और ये बिंदु जो है एक वृत्त है, इसका व्यास दे रखा है 10। अगर व्यास 10 है तो रेडियस कितना होगा? 10 का आधा 5 हो जाएगा। अगर रेडियस 5 दिया तो एरिया आप निकाल सकते हैं, और टोटल 21 बिंदु का एरिया आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 21 गुना वृत्त का एरिया होता है πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, r है 5 तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 दे दीजिए। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 25 दूना 50, 50 5 55, 550 आ गया इन दोनों को गुना करने से। जब 3 गुना 550 करेंगे तो आपको मिलेगा 55 या 165, इस पर 1 जीरो, यानी 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ से आ गया। तो अब यहाँ पर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि जिस पर कुछ उत्कीर्ण नहीं है, सिंपल सा टोटल एरिया में से जितना उत्कीर्ण है उसको घटा देंगे। घटाने से कितना मिलेगा? आपको मिल जाएगा 14,000, फिर 1,000 इधर 13,350। ठीक है, इतना सेंटीमीटर पर कुछ नहीं है, लेकिन आंसर में ये कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक लेना है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोगों ने 22/7 लिया, इन्होंने लिया है 3.14। अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। एक टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी है। ए और बी इनलेट पाइप है जबकि सी एक आउटलेट पाइप है। पाइप ए टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 20 मिनट में भर सकता है, पाइप सी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। पाइपों को निम्नलिखित चक्र में खोला जाता है, पहला मिनट ए, दूसरा मिनट बी, तीसरा मिनट सी। यह चक्र टंकी के भर जाने तक दोहराया जाता है। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं ए है, बी है और सी है। ए भरते हैं 15 मिनट में, बी भरते हैं 20 मिनट में, और सी जो है इसको खाली करता है 30 मिनट में। ठीक है, तो टैंकी का टोटल कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में और 30 से ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पाइप को इस तरह से चलाया है, पहला मिनट ए, तो पहला मिनट ए चलेगा तो 4 भरेगा, दूसरा मिनट बी चलेगा तो 3 भरेगा, तीसरा मिनट सी चलेगा तो ये 2 खाली कर देगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3 मिनट में इन्होंने 4 3 7 -2 5 यूनिट पानी भरा है, और टाइम इन्होंने लिया है 3 मिनट का। हमें भरना कितना है 60। तो आप देख रहे हैं एक खाली करने वाला है, तो आप क्या करिए पूरा इससे यहाँ पर से पूरा आपको नहीं लेना है 60 का 60। तो क्या करना है, तो देखिए 5 का 12 गुना 60 होता है, तो आप क्या करिए 5 का 11 गुना लीजिए, 11 पचे 55 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक खाली करने वाला टैंक है, इसलिए आपको सावधानी से इसको सॉल्व करना है। तो इधर भी आप 11 गुना करेंगे तो 33 मिनट का टाइम यहाँ से निकलेगा, यानी 55 यूनिट भर गया, 33 मिनट का टाइम लगा। अब किसका बारी होगा? अब बारी होगा ए का। ए भरता है 4 यूनिट, तो यहाँ पर 4 यूनिट भरेगा ए, टाइम लेगा 1 मिनट का। तो कुल मिला के 55 4 59 यूनिट भर गया, टाइम मिल गया 33 1 34 मिनट। अब बारी है किसका? अब बारी है बी का। तो बी के द्वारा कितना भरा जाएगा? देखिए टोटल कैपेसिटी 60 है, जिसमें 59 भर गया तो 1 यूनिट बचा, और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करिए तो 1/3 मिनट जो है बी के द्वारा टाइम लगेगा आगे, और टंकी हो जाएगा फुल।
तो यहाँ से 1/3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने से टोटल टाइम मिलेगा आपको 34 सही 1/3 मिनट का। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, यदि ये दे रखा है तो 10y का मान ज्ञात करना है। हेलो, यदि ये दे रखा है तो 10y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा आप देख रहे हैं यहाँ √9 है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, तो इधर हो गया 3 sin y। और यहाँ से 6 sin y को अगर आप राइट साइड भेजते हैं तो मिलेगा क्या आपको, मिलेगा cos y बराबर -3 sin y। अब आपको निकालना है 10y यानी कि साइन बट्टा कॉस, तो ये इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा -1/3 और इधर हो जाएगा sin y बट्टा cos y, जिसको आप लिख सकते हैं 10y। तो यही जो है इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, इसको सरल करना, ठीक है। तो देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरा आप इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। ये देखिए यहाँ पर साइन इंटू 10a है, 10a बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। यानी इसको एक स्टेप अगर हम लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखाएगा, साइन a इंटू साइन a बटा 1 माइनस कॉस ए है और इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये 10a को बदल दिए साइन बटा कॉस में, माइनस उसी तरह इसको भी करेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये साइन ए गुना साइन ए करेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए स्क्वायर ए, जिसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह यहाँ कॉस गुना कॉस करेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको अगर आप खोलते हैं तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बनेगा, तो 1 माइनस कॉस तो कट जाएगा, तो केवल ऊपर वाला वैल्यू आपको प्लस वाला लिखना है, यानी 1 प्लस कॉस ए और नीचे है कॉस ए। उसी तरह यहाँ भी करना है, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला आपको लिखना 1 प्लस साइन ए और नीचे साइन ए। अब यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको अलग आप कर सकते हैं, किस तरह से, जैसे 1 बट्टा कॉस ए अलग करेंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा सेक ए, और कॉस बटा कॉस ए करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर आप अलग करते हैं तो 1 बट्टा साइन ए जो कि हो जाएगा कॉस ए के, और प्लस साइन बटा साइन करेंगे तो 1 होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये +1 और यहाँ प्लस -1 हो जाएगा, तो ये दोनों कट ही जाएगा, तो वैल्यू मिलेगा आपको सेक ए माइनस कॉस ए के। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे, इसको हल करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के नंबर लिखते हैं, तो यहाँ बनेगा 6841। अब उसमें माइनस वो करते हैं जिसका रेकरिंग जिस पर नहीं है, तो यहाँ पर है 684, तो 684 आपको इसमें माइनस करना है। नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग उतना 9 डालेंगे और जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 डालेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको दूसरा भी कर देना है। 2691 माइनस हो जाएगा इसमें 269, और नीचे आ जाएगा आपका कितना, 900। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिलेगा, 11 में से 4 घटा 7, 13 में से 8 घटा 5, और यहाँ पर 7 में से 6 घटा 1, यानी कि 6157 बटा 900। और यहाँ पर मिलेगा आपको 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर 4, 2422, नीचे आ गया 900। अब फाइनली देख रहे हैं आप नीचे 900 900 है तो 900 ही रहेगा, ऊपर डायरेक्ट घटा दीजिए तो 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, 3735 बटा 900। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, गोपाल ने अपने 2 पोतों 13 वर्षीय अक्षय और 14 वर्षीय अतुल के बीच 25,200 का इस प्रकार वितरित किए कि 23 वर्ष की आयु होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त होगी। तब तक यह राशि बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रहेगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। गोपाल ने अतुल के नाम पर कितनी राशि जमा की। ठीक है, अतुल का हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता, रेट पकड़ना आपको 10%,
10% मतलब 1/10। तो यहाँ जो है रेशियो क्या बनेगा, 10 पर 1 का ब्याज यानी 10 से 11 हो जाएगा। तो इसी अनुपात में धन को बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये कम वाला किसको जाएगा, ज़्यादा वाला किसको जाएगा। तो देखिए, जिसकी उम्र कम है उसको कम धन देंगे, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको ज़्यादा धन देंगे। तो ये 10 है किसका हो जाएगा, अक्षय का, और ये 11 किसका हो जाएगा, अतुल का, क्योंकि अतुल बड़ा है तो उसको ज़्यादा धन मिला। अब इसके बाद आपको देखना रहता है कि इन दोनों में वर्तमान में एज डिफरेंस क्या है। तो 1 वर्ष का डिफरेंस है तो यहाँ पर पावर 1 करने का कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर 2 वर्ष का डिफरेंस रहता तो स्क्वायर करते, 3 वर्ष का डिफरेंस रहता तो 3 करते, ठीक है। तो इस अनुपात में धन को बांटा जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 21 यूनिट, जबकि यहाँ पर टोटल धन इसको बांटना है 25,200। तो ये 25,200 के बराबर हो जाएगा। अतुल का निकालना है, ठीक है। तो अतुल अक्षय दोनों का ए ही है, तो देखना होगा आपको, अतुल है दूसरा वाला, तो 11 यूनिट का आपको निकालना है। 11 का मल्टीपल आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको निकालना है तो 21 एक्का 21 जाएगा, 21 दूना 42, ठीक है, 1200 आया, तो इसका भी 1200 गुना कर देंगे, तो 11 गुना 12 132 होता है, उस पर 2 जीरो आ जाएगा, तो 13,200 इसका आंसर होगा। आगे, दो ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। यदि वही दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है तो तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में 60 सेकंड लगते हैं। तेज चाल वाली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो कह रहा है कि इसके पास 2 ट्रेन है ए और बी, इनकी लंबाई ये दे रखा है, और दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो 12 सेकंड लगते हैं, और दोनों जब एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पार करने में 60 सेकंड लगते हैं। रिपीटेड लैंग्वेज है। आप मान लीजिए ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है, तो दोनों जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड इनका क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का योगफल। तो आपको यहाँ पर ए का स्पीड ए है, बी का बी है, तो जोड़ कर लेना है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा समय करना है। अब देखिए दूरी यहाँ क्या होगा, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी कवर करती है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा ये 180 प्लस 220, जोड़ने से आपको मिलेगा 400। टाइम लग रहा है यहाँ पर 12 सेकंड, 12 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से कट रहा है 3 बार में, 4 से कट रहा है 100 बार में, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी हमारे पास 100/3 आया। इसके बाद जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, वही चीज़ आपको यहाँ करना है। और स्पीड निकालने के लिए दूरी बट्टा समय, तो दूरी वही रहेगा 400, समय लेकिन यहाँ पर 60 सेकंड है, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 से 3 बार में, 20 से ये 20 बार में, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी हमें क्या मिला, 20/3। निकालना है क्या, तेज चलने वाली। तेज चलने वाली क्या है, ए है, क्योंकि इसको आगे लिए हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बी कट जाएगा, तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, नीचे 3 है और ऊपर आपका 120 आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 40 बार में, 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी ए का वैल्यू आ गया 20। तो ये जो स्पीड है ये मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है, लेकिन आंसर आपको लगाना है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे आप क्या करिए, 20 को आगे 18/5 से गुना करिए, 5 से 4 बार में, 4 गुना 18, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।